जय हिंद साथियों। रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। और मेरे भाई याद रखना, इस टाइप के प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर है लगभग 2 से 3 पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करने के लिए एक बहुत ही शानदार और शॉर्ट ट्रिक है। और यदि ये ट्रिक आपको याद है तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व करेंगे। ट्रिक क्या है तो वो देखिए, यहाँ पर मेरे भाई ध्यान से देखिए, जब भी आपको इस तरह की आकृति दिखाई दे तो याद रखना ऐसी एक आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं, 3 त्रिभुज होते हैं। कैसे होते हैं तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज है ये, दूसरा त्रिभुज है ये, और यदि हम 1 नंबर और 2 नंबर इन दोनों को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। यानी कि इस एक आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज हैं। अब हम क्या करेंगे, इस बड़ी वाली आकृति में देखेंगे कि इस तरह के कितने त्रिभुज या इस तरह की कितनी आकृति दी गई है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस तरह की एक आकृति तो हमें यहाँ पर दी गई है जिसको हम नंबर दे देंगे 1। इसी प्रकार से दूसरी आकृति हमें दी गई है यहाँ पर, और तीसरी आकृति यहाँ पर दी गई है ये। ठीक है, यानी कि इस तरह की कितनी आकृतियां, 3 आकृतियां हैं। एक आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं, 3 होते हैं। तो यहाँ पर 3 का गुणा 3 के साथ में कर देंगे तो बन जाएगा 3 3 9। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए सिंगल फलक वाले त्रिभुज, यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज है ये, दूसरा त्रिभुज है ये, और तीसरा त्रिभुज है ये। यानी कि सिंगल फलक वाले कितने त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज हैं। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पर कई आकृतियों को मिलाने से भी यहाँ पर त्रिभुज बनेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यदि हम इस नंबर 1 त्रिभुज को इस 3 नंबर त्रिभुज और इस 2 नंबर त्रिभुज को यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा एक त्रिभुज ये। अब इसी के साथ में देखिए 3 त्रिभुजों वाली आकृति को यदि हम यहाँ से यहाँ तक मिला दें, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो एक त्रिभुज बड़ा वाला बन जाएगा ये। यानी कि बड़े कितने त्रिभुज हैं, 2 त्रिभुज हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब यहाँ पर इसके अलावा इस आकृति में कोई अन्य त्रिभुज है तो नहीं सर, इन सभी के अलावा इस आकृति में कोई अन्य त्रिभुज नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी को यहाँ पर टोटल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 और 3 मिलकर बन जाएगा 12, 12 और 2 मिलकर बन जाएगा 14। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या है 14। अब हमें देखना है कि 14 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर 14 में दिया गया है, ऑप्शन बी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके 3 अगस्त वाले पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और पूछा गया है कि दी गई आकृति में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के प्रश्न को आप 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। कैसे, या तो इस टाइप के प्रश्न को हमें क्या करना है, सीरीज के अंदर सोल्व करना है, या फिर आमने सामने की संख्याओं को देखकर सोल्व करना है। तो यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे आमने सामने की संख्याओं को। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले यहां पर देखिए 5 के सामने दिया गया है 10 से, 5 से 10 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए 5 से 10 बनाने के लिए क्या किया गया है, यहां पर किया गया है 5 का 2 गुना। 5 का 2 गुना करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 5 दूना के 10 से। अब इसी प्रकार से यहां पर देखिए 7 के सामने दिया गया है 14, तो 7 के सामने 14 कैसे बनेगा, तो यहां पर भी देखिए यदि हम 7 का क्या कर दे 2 गुना करें तो यहां पर भी बन जाएगा 7 दूना के
14। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 9 के सामने देखेंगे, 9 के सामने क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब 9 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सभी का 2 गुना किया गया है, तो 9 का भी हम क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। 9 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 9 दूना के 18, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 18। अब हमें देखना है कि संख्या 18 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो हाँ सर संख्या 18 में दी गई है, ऑप्शन सी के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर न्यू टॉपिक्स लगाकर यानी कि लगभग न्यू मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है, जिसके अंदर आपको लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए जो आपका एग्जाम 3 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में चलेगा, उस एग्जाम के लिए ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने घटाकर कर दी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 51 रुपये के अंदर है। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को एक बार सरसरी निगाहों से देख जाते हैं तो आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। और ये सभी क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड और मोस्ट इंपोर्टेंट मिलने वाले हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और आपके एग्जाम के मात्र 25 से 26 दिन बचे हुए हैं, तो बचे हुए समय के अंदर जल्दी से इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें और इस मास्टर पीडीएफ सेट को लेकर आप एक बार सरसरी निगाहों से जरूर देख लें, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर आपको इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। और यदि आप इस क्लास को भी कंप्लीट एंड तक देखते हैं तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एक क्लास से देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो जल्दी से काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस सीरीज को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 3, 3 के बाद में दिया गया है 10, 10 के बाद में दिया गया है 24, 24 के बाद में दिया गया है 52, 52 के बाद में दिया गया है 108 और 108 के बाद में पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या किया गया है वो देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए। 3 से यहाँ पर बन रहा है 10, 3 से 10 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए 3 के अंदर यदि हम क्या कर दें प्लस 7 कर दें तो 3 और 7 मिलकर बन जाएगा 10 से। फिर देखिए 10 से कितना बन रहा है 24 से, 10 से 24 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 10 में क्या कर दें प्लस 14 कर दें तो 10 और 14 मिलकर बन जाएगा 24 से। फिर देखिए 24 से कितना बन रहा है 52 है, 24 से 52 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 24 में क्या कर दें प्लस 28 कर दें तो 24 और 28 मिलकर बन जाएगा 52। इसी प्रकार से आगे देखिए 52 से कितना बन रहा है 108 है, 52 से 108 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 52 में क्या कर दें प्लस 56 कर दें तो 52 और 56 मिलकर बन जाएगा 108 है। अब इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि 108 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखिए
सबसे पहले क्या हुआ +7, उसके बाद में +14, उसके बाद में +28, उसके बाद में +56। सभी में प्लस हो रहा है, आगे भी प्लस होगा। कितना प्लस होगा वो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान से देखिए। 7 से कितना बना 14, कैसे बनेगा? 7 का 2 गुना करेंगे तो बन जाएगा 7 दूना के 14। 14 से कितना बन रहा है 28, 14 से 28 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर भी देखिए 14 का 2 गुना करेंगे तो बन जाएगा 14 दूना के 28 है। फिर देखिए 28 से कितना बन रहा है 56 है। 28 से 56 भी कैसे बनेगा? तो यहाँ पर भी देखिए 28 का 2 गुना करेंगे तो बन जाएगा 56 है। अब इसी प्रकार हमें क्या करना है, 56 से अगली संख्या निकालनी है। तो सभी में 2 गुना किया गया है तो 56 का भी क्या कर देंगे 2 गुना कर देंगे। 56 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 56 दूना के 112। अब हमें क्या करना है, प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 108 के अंदर हम 112 को ऐड कर देंगे तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 108 प्लस कितना करेंगे 112, तो 108 और 112 मिलकर बन जाएगा 220, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 220 है। अब हमें देखना है कि संख्या 220 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर संख्या 220 हमें दी गई है ऑप्शन है डी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, कीटों, मक्खियों और कुत्तों इन तीनों शब्दों के लिए सही वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा? यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि कीटों, मक्खियों और कुत्तों इन तीनों शब्दों के लिए सबसे बेस्ट वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है उन शब्दों के बीच में आपको देखना है रिलेशन। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे सामने पहला शब्द है कीटों और दूसरा शब्द है मक्खियों, तो इन दोनों के बीच में क्या कोई रिलेशन है? तो आंसर कीटों और मक्खियों के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो जितनी भी मक्खियां होती हैं ये आती हैं कीटों के अंदर। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे मक्खियों और कुत्तों के बीच में। तो क्या मक्खियों और कुत्तों के बीच में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, मक्खियों और कुत्तों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। मक्खियां अलग होती हैं, कुत्ते अलग होते हैं। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर कीटों और कुत्तों इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो क्या कीटों और कुत्तों के बीच में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, कीटों और कुत्तों के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है। अब इतना हमें पता चल गया। वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे वो देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बनाएंगे आरेख किसके लिए, कीटों शब्द के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला आरेख हम बना देंगे कीटों शब्द के लिए। ठीक है, उसके बाद में दूसरा शब्द है मक्खियों। ठीक है, तो मेरे भाई मक्खियां हैं तो इनका रिलेशन कुत्तों के साथ तो है ही नहीं, लेकिन जितनी भी मक्खियां हैं वो किसके अंदर आती हैं, कीटों के अंदर आती हैं। तो कीटों के आरेख के अंदर आ जाएगा मक्खियों का आरेख, यानी कि इस तरह से कीटों के आरेख के अंदर आ जाएगा मक्खियों का आरेख है। इसी प्रकार से लास्ट में क्या बच गया, कुत्तों। तो मेरे भाई कुत्तों का संबंध ना ही तो कीटों के साथ में और ना ही मक्खियों के साथ में है, तो इन सभी से अलग है। तो कुत्तों का आरेख आ जाएगा इन दोनों से अलग है, यानी कि कीटों, मक्खियों और कुत्तों इन तीनों शब्दों के लिए 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो आंसर इस प्रकार का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है और इस टाइप के प्रश्न भी आपके एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर है, लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए प्रश्न किस किस टाइप से पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से भिन्न ज्ञात कीजिए, या फिर दिए गए चारों विकल्पों में से विषम या भिन्न विकल्प को ज्ञात करें। ठीक है, तो इस तरह से आप कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके सामने 4 विकल्प दिए जाएंगे। ठीक है, और उन चारों विकल्पों में से 3 विकल्प तो क्या होंगे, किसी न किसी प्रकार से समान होंगे, और इन 3 के अलावा एक विकल्प क्या होगा, भिन्न या फिर अलग होगा, और उस अलग या भिन्न विकल्प का हमें क्या करना है, चयन करना है। कैसे वो देखिए। सबसे पहले यहां पर देखिए
हमें क्या करना है, इन चारों में से भिन्न ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लोहा क्या है। तो सर लोहा एक ठोस धातु है, ठीक है। इसी प्रकार से क्या है, पारा क्या है, तो पारा भी एक धातु है, लेकिन ये क्या है, द्रव धातु है, यानी कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। फिर इसी प्रकार से क्या है, चांदी, चांदी भी क्या है, एक धातु है, ठीक है। इसी प्रकार से लास्ट में दिया गया है सोना, सोना भी क्या है, धातु है। यानी कि ये सभी क्या है, धातु हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए लोहा क्या है, ठोस धातु है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ठोस धातु, ठीक है। इसी प्रकार से पारा क्या है, तो मेरे भाई पारा है द्रव धातु, यानी कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। द्रव धातु लिख देता हूं, यहां पर आप समझ जाएंगे, द्रव धातु, ठीक है। इसी प्रकार से चांदी क्या है, तो मेरे भाई यहां पर देखिए चांदी भी क्या है, चांदी है एक ठोस धातु, यहां पर लिख देता हूं मैं ठोस धातु, ठीक है। इसी प्रकार से लास्ट में दिया गया है सोना, सोना भी क्या है, एक ठोस धातु है। अब यहां पर देखिए यहां पर क्या क्या दिया गया है, यानी कि लोहा क्या है, ठोस धातु है, चांदी भी क्या है, ठोस धातु है, सोना भी क्या है, ठोस धातु है। यानी कि तीन तो क्या है, ठोस अवस्था में पाई जाने वाली धातु हैं। और जो पारा है ये भी क्या है, एक धातु है, लेकिन किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। यानी कि इन सभी से भिन्न या अलग हो जाएगा पारा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर है। हमसे पूछा गया था कि इन चारों में से भिन्न या विषम विकल्प कौन सा है, तो भिन्न विकल्प है ऑप्शन बी, ठीक है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और फिर भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और इस बार आप एग्जाम के अंदर जाने से पहले इस प्रश्न को आप जरूर देख कर जाना, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं, तो निम्न घनत्व के कारण है। यानी कि निम्न घनत्व के कारण क्या करते हैं, बादल वायुमंडल में तैरते हैं। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र स्थित है अंटार्कटिका में। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कारक इबोला रोग का कारण बनता है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है वायरस, और ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इबोला रोग का कारण बनता है वायरस। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 15 से 21, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 2 से 4, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 25 से 31 है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो अनुच्छेद 5 से 11 है नागरिकता से संबंधित हैं। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो एग्जाम में जाने से पहले एक बार इस प्रश्न को आप जरूर देख कर जाना, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत ने पहली बार में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। यानी कि इस प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत ने पहली बार वर्ष 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए
और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इस चैनल पर क्लास कब कब होती हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, इस YouTube चैनल पर आपको सुबह 7 बजे पहली क्लास देखने को मिलेगी। उसके बाद में इसी YouTube चैनल पर आपको सुबह 11 बजे क्लास देखने को मिलेगी, यानी कि दूसरी क्लास आपको 11 बजे देखने को मिलेगी। और हमारा दूसरा YouTube चैनल है मिशन टारगेट क्लासेज के नाम से। उस YouTube चैनल पर रोजाना शाम को 8:30 बजे क्या होता है, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं। तो अभी तक आपने उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिशन टारगेट क्लासेज यूट्यूब चैनल को भी आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आप इस प्रैक्टिस सेट को लगा सकें। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने बंगाल विभाजन के कदम का समर्थन किया था? ऑप्शन ए गदर पार्टी ने, ऑप्शन बी है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी ने, ऑप्शन सी है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी ने, और ऑप्शन डी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इन सभी में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी ने बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया था। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप है यूरेनियम 235 है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अम्ल वर्षा वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण होती है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। मैंने आपको ये प्रश्न पहले भी करवाया था और इम्पोर्टेंट भी बताया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन बी, यानी कि अम्ल वर्षा वायु में सबसे अधिक सांद्रण किसका होता है? SO2 और NO2 का होता है, तो अम्ल वर्षा होती है। या फिर हम बोल सकते हैं कि अम्ल वर्षा वायु में SO2 और NO2 की अधिक सांद्रण के कारण होती है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम डेट आ चुका है और 3 अगस्त से मेरे भाई 3 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में आपके एग्जाम होने वाले हैं। और यदि आप इस बचे हुए दिनों के अंदर अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं और पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी को आराम से क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए एकदम न्यू मास्टर PDF सेट तैयार किया है। और उस न्यू मास्टर PDF सेट के अंदर हमने लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चनों को कवर किया है। और यदि आप ये मास्टर PDF सेट लेना चाहते हैं तो आप सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893 और इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। और इस PDF सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि कंप्लीट मास्टर PDF सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 51 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को ये गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप बचे हुए समय के अंदर एक बार इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को सरसरी निगाहों से देख जाते हैं तो आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी मास्टर PDF सेट से देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड और मोस्ट इंपोर्टेंट मिलेंगे और इनके साथ में इनका सॉल्यूशन भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इन सभी देशों में से जो कनाडा देश है ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर कुल कितने देश आते हैं? तो 5 देश आते हैं, ठीक है, जिनमें से 3 मैं बता देता हूँ। एक है रूस, ठीक है, ये आता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर है। दूसरा है फ्रांस, ठीक है,
उसके बाद में तीसरा है चीन, और इसके अलावा दो बच गए जिनका नाम आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। ये देखना है कि आपको याद है या नहीं है। नहीं है तो आपको याद हो जाएंगे, और याद है तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कार्बन यौगिक दहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कार्बन यौगिक दहन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन बी, यानी कि पूर्ण दहन के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे। ठीक है।